इस लेक्चर में हम मैथमेटिक्स सेकेंड ईयर के पास पेपर को सॉल्व करेंगे। ये 2019 का पास पेपर है और आज हम इसके सेक्शन सी को सॉल्व करेंगे। सेक्शन सी सब्जेक्टिव पार्ट में आता है, जिसके टोटल आपने 5 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और कहा हुआ है कि हर क्वेश्चन के इक्वल मार्क्स हैं। इसमें टोटल 7 क्वेश्चन हैं। आज की वीडियो में हम सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो सेक्शन सी का सबसे पहला क्वेश्चन है, इफ थीटा इज मेजर्ड इन रेडियन देन प्रूव दैट लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा इज इक्वल टू 1। हमने इस रिजल्ट को प्रूव करना है कि जब थीटा 0 को टेंड करे तो साइन थीटा ओवर थीटा 1 के इक्वल आता है। इसके लिए सबसे पहले हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो ये हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ किया है जिसका बेस क्या है, r इक्वल टू 1 है और यहाँ पे इसका एंगल थीटा बन रहा है। तो इसमें जो पॉइंट्स हैं, ये B से A पे हमने एक आर्क ड्रॉ किया हुआ है। ये सर्कल का एक आर्क है और अगर हम देखें तो BOA एक सेक्टर है। तो अब हम प्रूफ स्टार्ट करते हैं। प्रूफ है गिवन दैट OA डिस्टेंस इज इक्वल टू OB डिस्टेंस इज इक्वल टू 1। OA डिस्टेंस और OB डिस्टेंस जो है वो 1 के इक्वल है। अब हम देखते हैं इन राइट एंगल ट्राइंगल OCB ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। साइन थीटा इज इक्वल टू BC ओवर OB विच इज इक्वल टू BC। साइन थीटा क्या है, BC ओवर OB, जो कि किसके इक्वल है, BC के इक्वल है, क्योंकि OB किसके बराबर है, 1 के बराबर है। इन राइट एंगल ट्राइंगल OAD ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है। टेन थीटा इज इक्वल टू, टेन थीटा किसके इक्वल होगा, परपेंडिकुलर ओवर बेस के इक्वल, AD ओवर OA। ये भी AD के इक्वल है क्योंकि OA 1 के इक्वल है। नेक्स्ट स्टेप है ट्राइंगल OAB का अगर हम एरिया फाइंड करें तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ टाइम्स OA इंटू BC, हाफ टाइम्स बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पे OA की वैल्यू 1 है और BC की वैल्यू हम जानते हैं साइन थीटा के इक्वल है। तो इसका मतलब इस ट्राइंगल का एरिया आ गया हाफ टाइम्स साइन थीटा। इसी तरह से अगर हम फाइंड करें एरिया ऑफ सेक्टर OAB, इस सेक्टर के एरिया का फॉर्मूला है हाफ टाइम्स r स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट किया तो एरिया ऑफ सेक्टर OAB आ गया हाफ टाइम्स थीटा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप है हम ट्राइंगल OAD का एरिया सेम इसी तरह से फाइंड करेंगे। तो ये आ गया हाफ टाइम्स टेन थीटा के बराबर। तो अगर हम फिगर से देखें, इस फिगर से अगर हम नोट करें तो हमें क्या पता चल रहा है, एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB इज लेस देन एरिया ऑफ सेक्टर OAB इज लेस देन एरिया ऑफ ट्राइंगल OAD। यानी अगर हम इस फिगर को देखें तो OBC जो ट्राइंगल है इसका एरिया सबसे छोटा है, OBA जो सेक्टर है इसका एरिया इससे बड़ा है और ODA जो ट्राइंगल है उसका एरिया इनमें सबसे बड़ा है। तो हमने यहाँ पे इनकी वैल्यूज पुट किया। एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB जो है हाफ टाइम साइन थीटा, इसी तरह सेक्टर की वैल्यू और फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल OAD की वैल्यू। सिंस साइन थीटा इज पॉजिटिव देयरफॉर वी डिवाइड द इनइक्वालिटी विथ हाफ टाइम साइन थीटा। साइन थीटा पॉजिटिव है क्योंकि वो 0 से π/2 के दरमियान है। तो जब किसी पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करते हैं तो इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए हमने सबको हाफ टाइम साइन थीटा से डिवाइड किया। तो यहाँ पे बचा 1, यहाँ पे आ गया थीटा बाई साइन थीटा और यहाँ पे 1 ओवर कॉस थीटा। अब अगर हम इन इनइक्वालिटी का इनका हमने अगर इन्वर्स ले लें तो क्या बन जाएगा, 1 का इन्वर्स 1 ही आ जाएगा, थीटा बाई साइन थीटा का इन्वर्स साइन थीटा बाई थीटा और इसी तरह से 1 बाई कॉस थीटा का रेसिप्रोकल कॉस थीटा आ जाएगा। इन सब का हमने रेसिप्रोकल लिया। हम जानते हैं जब रेसिप्रोकल लेते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है, इसका मुंह चेंज हो जाएगा। अब हम इसको ऑर्डर में लिखते हैं। कॉस थीटा को पहले लिखा, कॉस थीटा इज लेस देन साइन थीटा ओवर थीटा इज लेस देन 1। अब जैसे कि हम जानते हैं कि जब थीटा इज इक्वल टू 0 हो तो कॉस थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो इसका मतलब थीटा जैसे जैसे 0 के करीब आता जाएगा कॉस थीटा 1 के करीब आता जाएगा। Since sin theta over theta is sandwiched between 1 and a quantity approaching 1 itself, यानी sin theta over theta 1 और एक ऐसे क्वांटिटी के दरमियान है जो खुद 1 को अप्रोच कर रहा है, so by the sandwich theorem it must also approach to 1। तो सैंडविच थ्योरम की मदद से हमें पता है कि sin theta over theta भी 1 को ही अप्रोच करेगा। इसका मतलब लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 sin theta over theta इज इक्वल टू 1। इस तरह से हमारा थ्योरम प्रूफ हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ x इज इक्वल टू ए थीटा प्लस साइन थीटा, y इज इक्वल टू ए 1 प्लस कोस थीटा, देन शो दैट y स्क्वायर d2y ओवर dx स्क्वायर प्लस a इज इक्वल टू 0। तो इसको प्रूव करने के लिए y की वैल्यू तो हमारे पास है, हमें d2y ओवर dx स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं dy बाई dx। अब क्योंकि यहाँ x और y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ थीटा दिया हुआ है, तो dy बाई डी थीटा इंटू डी थीटा बाई डी एक्स हमने चेन रूल अप्लाई किया। अब dy बाई डी थीटा फाइंड करें तो ये आ जाएगा dy बाई डी थीटा माइनस ए साइन थीटा, और dx बाई डी थीटा आ जाएगा a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। अब dy बाई डी एक्स इक्वल टू इसमें वैल्यू पुट करें dy बाई डी थीटा की माइनस ए साइन थीटा, dx बाई डी थीटा, क्योंकि डी थीटा बाई डी एक्स का रेसिप्रोकल है इसलिए इसको रेसिप्रोकल लिया। और अब इसको सिंप्लीफाई करें तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी माइनस साइन थीटा ओवर 1 प्लस कॉस थीटा। लेकिन हमें d2y बाई डी एक्स स्क्वायर चाहिए, इसलिए इसका दोबारा से डेरिवेटिव लेंगे। d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका दोबारा डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू थीटा, डेरिवेटिव आएगा, इस पे क्वोशिएंट रूल अप्लाई होगा और साथ में आएगा डी थीटा बाई डी एक्स, क्योंकि जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ पे वेरिएबल थीटा है और जबकि यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू एक्स हो रहा है, इसलिए ये टर्म साथ आ जाएगा। अब डी थीटा बाई डी एक्स की वैल्यू पुट करेंगे 1 ओवर ए इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, इसमें पुट किया और यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास ये चीज़ आ गई। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। ये आ जाएगा माइनस 1 प्लस कॉस थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा को लिखा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और डिनोमिनेटर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ये आएगा a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा होल क्यूब। अब इनमें से हम 1 प्लस कॉस थीटा कॉमन ले सकते हैं। पहले इसको खोलेंगे, 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, उसके बाद 1 प्लस कॉस थीटा कॉमन लिया तो यहाँ पे बचा माइनस कॉस थीटा और यहाँ पे बचा माइनस 1 माइनस माइनस प्लस कॉस थीटा। इसको सिंप्लीफाई करें, 1 प्लस कॉस थीटा कैंसिल होगा 1 प्लस कॉस थीटा के एक वैल्यू से, तो यहाँ पे d2y बाई डी एक्स स्क्वायर आ जाएगा माइनस 1 ओवर a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा स्क्वायर। अब इन वैल्यूज़ को इक्वेशन में पुट कर देते हैं तो ये आ जाएगा, इक्वेशन है y स्क्वायर d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस a इक्वल टू 0। तो यहाँ पे वैल्यूज़ को पुट करेंगे y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इंटू d2y बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू प्लस a इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करें तो ये 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा स्क्वायर और 1 प्लस कॉस थीटा स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएगा और एक a भी आपस में कैंसिल हो जाएगा। अगर हम इसको इस तरह से कैंसिल करें तो यहाँ पे बचा माइनस a स्क्वायर और यहाँ पे माइनस a और यहाँ पे प्लस a, यहाँ स्क्वायर नहीं है, माइनस a प्लस a आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो ये क्या बचा, 0 इज इक्वल टू 0। हेंस प्रूव्ड। इस तरह से हमने ये रिजल्ट प्रूव कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इवेल्युएट ई एक्स साइन 2x कॉज x dx। इस इंटीग्रल को हमने इवेल्युएट करना है। तो सबसे पहला स्टेप हम लेते हैं, वी यूज द फॉर्मूला 2 sin a cos b इज इक्वल टू sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b। यहाँ पे a की जगह है 2x और b की जगह पे है x, तो इसका मतलब क्या हुआ, 1/2 e पावर x एज इट इज रहेगा sin 2x प्लस x प्लस sin 2x माइनस x dx। 1/2 यहाँ पे क्योंकि 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर 2 नहीं है इसलिए इस तरफ आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, जिसको मैं इंटीग्रल के बाहर ले आई हूँ। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 1/2 e पावर x साइन 3x 2x प्लस x 3x dx आ जाएगा। इसके साथ इंटीग्रल को अलग कर लिया, प्लस 1/2 e पावर x साइन x dx, इंटीग्रल अलग अलग कर लिए। अब हम इस इंटीग्रल को सपोज करते हैं I1 और इसको सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पे हम यूज़ करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। किस तरह से, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, जो कि ऐसे ही रहेगा इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। इसको सिंप्लीफाई करें, ये बन जाएगा -1/3 e पावर x cos 3x प्लस माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, 1/3 बाहर आ जाएगा और यहाँ पे इंटीग्रल में बच जाएगा e की पावर x cos 3x, जिसको दोबारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट करते हैं। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन sin 3x/3 माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। तो ये आ जाएगा -1/3 e पावर x cos 3x प्लस 1/9 e पावर x sin 3x प्लस माइनस माइनस 1/9, और ये किसके इक्वल है, ये I1 के इक्वल है।
तो I1 यहाँ पे ये माइनस हो रहा है, दूसरी तरफ जाके प्लस हो जाएगा 1/9 I1। इसको सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास आ जाएगा I1 इज इक्वल टू 9/10। ये यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करें तो ये बन जाएगा 10/9, जो दूसरी तरफ आके 9/10 बन जाएगा। और ये हर टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो मल्टीप्लाई होने के बाद यहाँ पे 3 1 ज़ार 3, 3 3 ज़ार 9, ये कैंसिल हो जाएगा और 9 और 9 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ बचेगा -3/10 e पावर x cos 3x प्लस 1/10 e पावर x sin 3x। यहाँ पे हमारे पास I1 की वैल्यू आ गई है। अब हमने क्या करना है, अब हमने यहाँ से इसको I2 सपोज करके इसके लिए सॉल्व करना है। तो I2 इक्वल है ex sin x dx के इंटीग्रल के। इसको सॉल्व करते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट से। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। ये टर्म एज इट इज आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसको दोबारा से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे तो ये आ जाएगा e पावर x sin x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ e पावर x sin x dx। अब इसकी जगह हम I2 लिख सकते हैं, ये I2 के इक्वल है। तो I2 को दूसरी तरफ ले जाएं तो यहाँ पे पहले I2 था, दोनों प्लस होके 2I2 बन जाएगा। अब यहाँ से I2 की वैल्यू चाहिए, 2 को दूसरी तरफ ले आएं तो इन दोनों के साथ अलग अलग ये 2 1/2 मल्टीप्लाई होगा। तो I1 और I2 दोनों की वैल्यूज हमारे पास आ गई हैं। अब हम क्या करेंगे, इन वैल्यूज को यहाँ पे पुट कर देंगे। इसको हमने I1 कहा था और इसको I2 कहा था, तो इसमें वैल्यूज को पुट कर दें तो ये आ जाएगा 1/2 और यहाँ पे I1 की वैल्यू प्लस 1/2 यहाँ पे I2 की वैल्यू। इसको पुट करके सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा आंसर आ गया 1/4। इनमें से 1/4 को हमने कॉमन लिया है क्योंकि सब में कॉमन है, और e पावर x भी कॉमन है तो उसको भी कॉमन लिया। यहाँ पे बचा -3 और 5 cos 3x प्लस यहाँ पे बचा 1/5 sin 3x, यहाँ पे बचा माइनस cos x और यहाँ पे बचा प्लस sin x और प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये हमारा कंप्लीट सोल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 6 है, द वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल आर ए बी एंड सी, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्राइंगल। इस ट्राइंगल के वर्टिसेस दिए हुए हैं, हमने क्या करना है कि इसके ऑर्थो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। ऑर्थो सेंटर क्या होता है, किसी भी ट्राइंगल में उसके साइड्स के एल्टीट्यूड्स का जो कॉमन पॉइंट होता है जहाँ पे वो सारे मीट करते हैं उसको ऑर्थो सेंटर कहते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस में सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ करें, इससे आसानी हो जाती है। हमने ट्राइंगल ड्रॉ किया और इसके वर्टिसेस लिख लिए। तो ऑर्थो सेंटर एल्टीट्यूड्स का मीटिंग पॉइंट होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, टू फाइंड ऑर्थो सेंटर फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड्स। तो हम किसी भी दो साइड के एल्टीट्यूड्स का इक्वेशन फाइंड करेंगे। इसके लिए हमें क्या चाहिए, स्लोप, और पॉइंट तो हमारे पास है, स्लोप चाहिए। स्लोप ऑफ लाइन ए बी, जो लाइन ए बी है उसका स्लोप क्या होगा, गिवन पॉइंट से फाइंड करते हैं। y2 माइनस y1 1 माइनस 3 माइनस 2 आ जाएगा, -4 माइनस माइनस प्लस 2 -2 आ जाएगा। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो इस लाइन का स्लोप 1 के इक्वल आया। क्योंकि इसका एल्टीट्यूड इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर है इसलिए स्लोप ऑफ इक्वेशन ऑफ द एल्टीट्यूड ऑफ ए बी, जो ए बी है उसके एल्टीट्यूड का इक्वेशन क्या होगा, y माइनस y1 जो कि 5 है इज इक्वल टू स्लोप क्या होगा, स्लोप इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल होगा जो कि है -1 इंटू x माइनस 3, x1 3 है। इसको सिंप्लीफाई किया तो y माइनस 5 इक्वल टू -x प्लस 3। सो यहाँ से y की वैल्यू निकालें तो ये आ जाएगा -x प्लस 8। ये हमारे पास एक एल्टीट्यूड की इक्वेशन आई है। इसी तरह से हम दूसरे एल्टीट्यूड की भी इक्वेशन फाइंड करते हैं। स्लोप ऑफ लाइन ए सी, यहाँ पे जो लाइन ए सी है इसका स्लोप क्या होगा, 5 माइनस 3 ओवर 3 माइनस माइनस प्लस 2 जो कि 2 और 5 है। तो इसके बाद हम इक्वेशन फाइंड करेंगे, इक्वेशन ऑफ द एल्टीट्यूड ऑफ ए सी। इसका स्लोप होगा, क्योंकि ये एल्टीट्यूड है ए सी के ऊपर इसलिए इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल जो कि -5 ओवर 2 है। और पॉइंट्स कौन कौन से होंगे, पॉइंट्स ए सी का एल्टीट्यूड का पॉइंट है -4 1 जो कि हमने यहाँ पे इनपुट किया है। तो हमारे पास ये वाली फॉर्म आ गई। इसको सिंप्लीफाई करें तो इक्वेशन आ जाएगी 5x प्लस 2y प्लस 18 इक्वल टू 0। ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन है। अब क्योंकि ऑर्थो सेंटर का जो पॉइंट ऑफ कंकरेंसी है वो तीनों एल्टीट्यूड का सेम होता है इसलिए हम इन दो एल्टीट्यूड से क्या करेंगे, x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे और यही हमारा ऑर्थो सेंटर की वैल्यू होगी। तो हमने लिखा पुट 1 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 में से y की वैल्यू निकाल के पुट कर दें।
और इसको सिंप्लीफाई करें तो ये किसकी इक्वल आएगा, 3x इक्वल टू -34, यानी x की वैल्यू आ गई -34/3। अब इसको यूज़ करते हुए हम y की वैल्यू फाइंड करेंगे जो कि 58/3 आ गई है। तो हमने यहाँ पे लिखा सो द कोऑर्डिनेट ऑफ द ऑर्थोसेंटर आर -34/3, 58/3 इफ एंड ओनली इफ इट सेटिस्फाइज द इक्वेशन ऑफ थर्ड एल्टीट्यूड। दो एल्टीट्यूड की इक्वेशन से हमने ये पॉइंट्स फाइंड किए हैं। तो अगर ये थर्ड एल्टीट्यूड को सेटिस्फाई करेगा तो इसका मतलब ये हमारा ऑर्थोसेंटर होगा। हम थर्ड एल्टीट्यूड फाइंड करते हैं, इसके लिए स्लोप ऑफ बी सी फाइंड किया, फिर इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड ऑफ बी सी फाइंड करेंगे जो कि है y-3 इक्वल टू बी सी के परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप होगा -7/4 और x+2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये फॉर्म आ गई है। इसमें अब हम इस पॉइंट को पुट करके चेक करेंगे। जब इसको पुट करके हमने सिंप्लीफाई किया है तो ये किसकी इक्वल आया, 196/3 इज इक्वल टू 196/3। लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल आए हैं, इसका मतलब ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं सो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ऑर्थोसेंटर आर -34/3 और 58/3। क्वेश्चन नंबर 7 है मैक्सिमाइज द फंक्शन डिफाइंड एज f(x(y) इक्वल टू 2x + 3y subject to the constraints 2x + y is less than equal to 8, x + 2y is less than equal to 14, x is greater than equal to 0, y is greater than equal to 0। x और y के कंस्ट्रेंट से हमें पता चलता है कि जो हमारा सोल्यूशन है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एसोसिएटेड इक्वेशन फाइंड करेंगे, यानी इन इनइक्वालिटीज़ को इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। इसको L1 कहा तो ये आ गया 2x + y इक्वल टू 8 और ये आ जाएगा L2 x + 2y इक्वल टू 14। अब हम क्या करेंगे, L1 में पुट करते हैं x की जगह 0 तो y की वैल्यू आ जाएगी 8 और इसी तरह y की जगह 0 पुट किया तो x की वैल्यू आ गई 4। इसी तरह से लाइन 2 के लिए भी हमने x और y की वैल्यूज़ पुट किए हैं तो ये आ गया 0 7 और 0 14। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे इस ग्राफ को ड्रॉ करेंगे। क्योंकि सोल्यूशन फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है इसलिए मैंने सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट ड्रॉ किया है और पॉइंट्स को ज्वाइन किया। सबसे पहले अगर देखें x 0 है तो y 8 है यहाँ पे और एक y 0 है तो x 4 है, तो इन दोनों को ज्वाइन किया तो ये हमारे पास L1 आ गई। इसी तरह दूसरे पॉइंट से 0 7 और 0 4 पॉइंट को ज्वाइन किया तो ये हमारे पास L2 आ गई। ये P पॉइंट है जो कि हमने अभी फाइंड करना है। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ 2/3 20/3। फाइंड करने के बाद ये आंसर आएगा। अब इसको हमने शेड किया है, हमने इस रीजन को के ऊपर वैल्यू फाइंड करनी है। ये हमारा फिजिबल सोल्यूशन है। इसको क्यों शेड किया, क्योंकि इन कंस्ट्रेंट के मुताबिक वो एरिया जो 2x + y यानी L1 से छोटा हो, L1 से छोटा मतलब L1 से नीचे ओरिजिन की तरफ, इसी तरह L2 से भी नीचे ओरिजिन की तरफ होना चाहिए और x क्वाड्रेंट से ऊपर y क्वाड्रेंट से ऊपर। तो इनसे बाउंडेड यही रीजन बनता है। इसके कॉर्नर पॉइंट्स ये P और ये वाला पॉइंट है। तो सबसे पहले कॉर्नर पॉइंट्स फाइंड करेंगे। टू फाइंड द पॉइंट P वी हैव टू सॉल्व द टू इक्वेशंस। हमें दोनों इक्वेशंस को साथ सॉल्व करना पड़ेगा ताकि P पॉइंट फाइंड कर सकें। तो यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे L1 से y की वैल्यू निकाल के हमने L2 में पुट किया है और इसको सिंप्लीफाई किया तो x की वैल्यू आ गई 2/3। इसी तरह से इस x की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे L1 में तो y की वैल्यू आ जाएगी जो कि है 20/3। ये हमारा P पॉइंट आ गया है 2/3 20/3। अब हमने क्या करना है, फंक्शन को मैक्सिमाइज करना है। फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f(x(y) वी हैव टू चेक फॉर कॉर्नर पॉइंट्स, यानी कॉर्नर पॉइंट्स पे हम फंक्शन की वैल्यू चेक करेंगे। इसके लिए हमने ये टेबल बनाया, एक साइड पे कॉर्नर पॉइंट्स लिखे हैं, दूसरी तरफ फंक्शन में पुट करके वैल्यू लिखेंगे। जब पहला पॉइंट पुट किया है तो हमारे पास आया 8, सेकेंड पॉइंट पे 21 और थर्ड पॉइंट पे 21.33। इनमें से मैक्सिमम वैल्यू है 21.33। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें पता चल गया कि मैक्सिमम वैल्यू P पॉइंट पे आएगा जो कि है 2/3 और 20/3। क्वेश्चन नंबर 8 है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल पासिंग थ्रू A एंड टेंजेंट टू द लाइन 2x - y - 10 = 0 8b 3 - 4। हम सपोज करते हैं कि इक्वेशन ऑफ सर्कल है x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। ये जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल है। अब हम जानते हैं कि पॉइंट A और B इस सर्कल के ऊपर लाई करता है, तो इसका मतलब ये पॉइंट्स इस सर्कल की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे।
तो सबसे पहले पॉइंट ए पुट करते हैं और इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये आ जाएगा 10g प्लस 2f प्लस c प्लस 25 इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई। इसी तरह से दूसरे पॉइंट को पुट करने से ये दूसरी इक्वेशन आ जाएगी। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम जानते हैं द लाइन 2x माइनस वाई माइनस 10 इक्वल टू 0 टच इज द सर्कल एट बी पॉइंट पे सर्कल को टच करता है। A line through B and perpendicular to the line is normal to the circle and therefore will pass from the center। तो ये क्योंकि टेंजेंट लाइन है तो इस लाइन का जो परपेंडिकुलर लाइन होगा जो B पॉइंट से गुजरेगा वो नॉर्मल कहलाएगी और वो हमेशा सर्कल के सेंटर से पास करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है y प्लस 4 इज इक्वल टू माइनस 1/2 x माइनस 3 और माइनस 1/2 इसलिए क्योंकि इसका स्लोप है 2 तो इसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप होगा माइनस 1/2। इसको सॉल्व किया तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई और क्योंकि ये सेंटर से पास करता है तो सेंटर का हमारे पास पॉइंट क्या है, माइनस जी माइनस एफ है, वो इसमें पुट किया तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। इसको हमने इक्वेशन नंबर 3 कहा है। अब हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 3, इक्वेशन 2 फ्रॉम 1 सॉरी इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से सब्ट्रैक्ट करेंगे और इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ से जब इनको सब्ट्रैक्ट किया है तो ये 4g 10g माइनस 6g 4g आएगा, 2f प्लस 8f 10f आएगा, c और c कैंसिल, 25 और 25 कैंसिल। तो इस तरह से g की वैल्यू आ गई 5/2 f के इक्वल। नेक्स्ट स्टेप होगा पुट वैल्यू ऑफ g इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में g की वैल्यू को पुट करके f के लिए सॉल्व करें तो f की वैल्यू आ गई 10/9। f की इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, g को फाइंड करने के लिए यूज़ करेंगे। g इज इक्वल टू हमारे पास क्या था, g इज इक्वल टू 5/2 f। इसमें वैल्यू को पुट करके सिंप्लीफाई किया है तो g की वैल्यू आ गई 25/9। इस तरह से हमारे पास सर्कल के सेंटर की वैल्यू आ गई है। अब हमें पॉइंट c की वैल्यू चाहिए। इसके लिए हम इस इक्वेशन में इन वैल्यूज़ को g और f की वैल्यूज़ को पुट करेंगे। तो पुट करके सिंप्लीफाई किया है तो यहाँ से हमारे पास c की वैल्यू 55 आ गई, जिनको हम इक्वेशन ऑफ सर्कल में पुट करेंगे तो यहाँ से इक्वेशन ऑफ सर्कल आ जाएगी जो कि है 9x² प्लस 9y² प्लस 50x प्लस 20y प्लस 495 इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा लास्ट क्वेश्चन है। शो दैट मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स वर्टिसेस। सबसे पहले राइट ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं। हम सपोज करते हैं कि P पॉइंट है A0 पे, Q पॉइंट है B0 पे और R पॉइंट क्या होगा, BC पे है। तो यहाँ से मिड पॉइंट फाइंड करेंगे तो ये आ जाएगा A प्लस B ओवर 2 और C प्लस 0 C आ जाएगा ओवर 2। इसके बाद हमने शो करना है कि जो MP डिस्टेंस है MR डिस्टेंस और MQ डिस्टेंस इक्वल है। इसके लिए सबसे पहले MP डिस्टेंस फाइंड करते हैं, M से P तक का डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे A प्लस B ओवर 2 माइनस A होल स्क्वायर प्लस C ओवर 2 माइनस 0 तो C ओवर 2 ही हो जाएगा होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा B माइनस A ओवर 2 होल स्क्वायर प्लस C ओवर 2 होल स्क्वायर। यहाँ से 1/2 को बाहर ले आते हैं तो ये बन जाएगा B माइनस A होल स्क्वायर प्लस C होल स्क्वायर। ये हमारे पास MP की वैल्यू आ गई है। नेक्स्ट हम MR की वैल्यू फाइंड करेंगे इसी तरह से। तो MR किसकी इक्वल आएगा, A प्लस B ओवर 2 माइनस B और फिर प्लस C ओवर 2 माइनस C, जिसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास फॉर्म आ जाएगी 1/2 A माइनस B होल स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। अब क्योंकि ये होल स्क्वायर के फॉर्म में है तो इसको हम लिख सकते हैं B माइनस A होल स्क्वायर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब लास्ट में हमने फाइंड करना MQ की वैल्यू जो कि आ रहा है हाफ टाइम्स A माइनस B होल स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। इसको भी सिंप्लीफाई करें, यहाँ से हम इसको B माइनस A होल स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब क्योंकि तीनों डिस्टेंसेस इक्वल आ गए हैं, हेंस प्रूव दैट MP इज इक्वल टू MR इज इक्वल टू MQ। इस तरह से हमारे लास्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन कंप्लीट हो गया है। सेक्शन सी में टोटल 9 क्वेश्चंस थे जिसमें से हमने 5 करने थे, तो यहाँ पे इस वीडियो में हमने सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं।